ग्वालियर शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जब एक दिन अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से ये बोल करके जाता है कि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को अपने घर से निकले हुए अभी एक दिन का भी समय नहीं गुजरा था, तभी अगले दिन पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है। और पुलिस जब उस व्यक्ति से उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है तो उल्टे परिवार वाले पुलिस से ही सवाल कर देते हैं कि आखिरकार हमारे लड़के ने किया क्या है। इस पर पुलिस जवाब देती है कि दरअसल तुम्हारे लड़के ने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया है। हालांकि परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति को ढूंढते हुए अयोध्या में जाती है और अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद जब उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब पूछताछ करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर और इसी ग्वालियर का एक थाना पड़ता है उटीला। बात कर रहा हूँ मैं 5 सितंबर 2024 की सुबह सुबह। दरअसल इसी उटीला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है भोगीपुरा। इसी भोगीपुरा के कुछ चरवाहे जब अपने पशुओं को लेकर गांव से बाहर खेतों में निकलते हैं तभी उन्हीं में से एक चरवाहा अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए बगल के कुएं के पास जाता है। और जब वो चरवाहा कुएं में झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नज़ारा देख वो एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल कुएं के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था। चरवाहा जैसे उस डेड बॉडी को देखता है, जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है, बाकी के भी चरवाहे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आखिरकार इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को निकालने के बाद जब उसे चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति के सर पे एक काफ़ी गहरा घाव था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि इस व्यक्ति की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से भी जब पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिसे लेकर के पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये व्यक्ति इस इलाके का नहीं रहने वाला है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए एक फ़ोटो लेकर के शहर के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। ये फ़ोटो जब भिंड जिले के अंतर्गत आलमपुर थाने में पहुंचता है, आलमपुर थाने की पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है महावीर शरण। महावीर जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो ररुआ गांव का रहने वाला है। महावीर की पत्नी का नाम है ज्योति और पिता का नाम है महेंद्र। दरअसल ज्योति जो एक दिन पहले 4 सितंबर को ही थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा करके आई थी। आलमपुर थाने के पुलिस जब उस फोटो को देखती है, इस बात की जानकारी महावीर की पत्नी ज्योति को देती है। ज्योति जब थाने में पहुंचती है उसके बाद से आलमपुर थाने की पुलिस ज्योति को लेकर के मोर्चरी हाउस में जाती है। डेड बॉडी को जब ज्योति को दिखाया जाता है, उस डेड बॉडी को देखने के बाद ज्योति चीख चीख करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति महावीर है। आखिरकार महावीर की शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद से पुलिस सबसे पहले ज्योति से ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे ज्योति पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। दरअसल मेरा पति जो बेहद ही सीधा साधा इंसान था, किसी से कोई झगड़ा तकरार भी नहीं करता था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार महावीर भोगीपुरा इलाके में कैसे पहुँच गया। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए भोगीपुरा इलाके के कुछ सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। आखिरकार पुलिस जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करना शुरू करती है, एक सीसीटीवी में महावीर दिखाई देता है। दरअसल महावीर जो अपने बाइक पे पीछे एक व्यक्ति को बैठाकर कहीं जा रहा था। पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर के महावीर के पिता महेंद्र को दिखाती है और उस व्यक्ति के बारे में जब पूछताछ करती है तो महेंद्र पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भांजा है, जिसका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो मलवारी गांव का रहने वाला है। महेंद्र जब सुरेंद्र की पहचान कर लेता है उसके बाद से पुलिस अब सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब सुरेंद्र के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र अपने घर पे मौजूद नहीं है।
हालांकि पुलिस जब सुरेंद्र के माता पिता से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र के पिता पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा कल ही अयोध्या में रामलला की दर्शन करने के लिए गया है। उसके बाद से पुलिस अब सुरेंद्र को ढूंढने के लिए अयोध्या शहर में चली जाती है। पुलिस वहां पे अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके सुरेंद्र नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस वहां से खाली हाथ वापस आ जाती है। उसके बाद से पुलिस अब सुरेंद्र के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल लोकेशन के साथ साथ उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स भी निकालती है। हालांकि लोकेशन से तो कुछ मालूम नहीं चलता है, लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र ने एक नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि महावीर की ही पत्नी ज्योति के नाम पर रजिस्टर्ड था। दरअसल 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में ज्योति ने सुरेंद्र से कई बार बातचीत की थी। पुलिस को जब इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी के डिटेल्स पे महावीर की पत्नी ज्योति को हिरासत में ले लेती है और फिर ज्योति से सवाल करती है कि तुम्हारा सुरेंद्र के साथ रिश्ता क्या है और तुम उससे बात क्यों करती थी। इस पे ज्योति पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, सुरेंद्र रिश्ते में मेरा देवर लगता था, कभी कभार उससे बातचीत हो जाती थी। लेकिन ज्योति जब कभी कभार बात होने की कहती है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ज्योति झूठ बोल रही है। इसीलिए पुलिस अब सुरेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स ज्योति के सामने रखते हुए सवाल करती है कि तुम उससे कभी कभार बातचीत नहीं करती थी, बल्कि 2 दिनों के अंदर कई बार घंटों देर तक बातचीत की हो। जब सारी डिटेल्स सामने रख करके ज्योति से पूछताछ करती है, अब ज्योति के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इसीलिए मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी पति की हत्या कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र नहीं किया है। लेकिन ज्योति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। महावीर के पिता महेंद्र के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है महावीर। महावीर की जब शादी हो जाती है, जब 2 साल का समय गुजरता है, महावीर का एक बच्चा भी हो जाता है। पर जैसे ही 2 साल का और समय गुजरता है, महावीर अपने माता पिता से अलग हो जाता है, जिसमें बदले में उसे 12 बीघा जमीन मिलती है। उसके बाद से महावीर अपनी सारी ज़मीन को बटाई पे दे देता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के ग्वालियर शहर के गुड्डीगुड़ा इलाके में आ जाता है और यहीं पे एक किराए का कमरा लेकर के रहता है। इधर सुरेंद्र, जो महावीर के रिश्ते में मामा का लड़का लगता है। दरअसल सुरेंद्र जो ऑलरेडी शादीशुदा तो है ही, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। सुरेंद्र की पत्नी की जब मौत हो जाती है, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार दारू शराब पीने लगता है। दरअसल सुरेंद्र शराब ही नहीं पीता है बल्कि गांजा भी पीने लगता है और गांजा की इस प्रकार से उसे लत पकड़ लेती है कि अक्सर गांजा पीने के लिए महावीर के घर पे आ जाता है। दरअसल महावीर भी जो कभी कभार गांजा पीता था, लेकिन सुरेंद्र जब बार बार महावीर के घर पे आना शुरू होता है, इधर महावीर की पत्नी ज्योति जब सुरेंद्र को देखती है तो सुरेंद्र को देखकर ज्योति की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से सुरेंद्र जब भी महावीर के घर पे जाता है, चूंकि ज्योति और सुरेंद्र के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसी रिश्ते की वजह से अब ज्योति उससे हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुन करके सुरेंद्र को भी समझने में देर नहीं लगता है कि ज्योति उससे क्या चाहती है। दरअसल सुरेंद्र की पत्नी की कुछ साल पहले मौत तो हो ही चुकी थी, इसलिए सुरेंद्र भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार एक दिन ज्योति के घर के अंदर ही ज्योति और सुरेंद्र के बीच में अवैध संबंध बन जाता है और एक बार जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लगभग ये सिलसिला 1.5 सालों तक चलता है, लेकिन आखिरकार 1.5 सालों बाद कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी ज्योति के पड़ोसियों को मालूम चल जाता है और धीरे धीरे ये उड़ती हुई खबर उसके पति महावीर के कानों तक पहुंच जाती है। महावीर को जब अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चलता है, महावीर जब अपने घर पे पहुंचता है, इस बारे में अपनी पत्नी ज्योति से पूछताछ करता है, लेकिन ज्योति अपने पति से झूठ बोलने लगती है। इस झूठ की वजह से महावीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदी ही नहीं लगा देता है, बल्कि सुरेंद्र को भी अपने घर पे आने से मना कर देता है। दरअसल महावीर अपनी पत्नी की इस प्रकार से निगरानी रखना शुरू कर देता है कि उसके बाद से ज्योति चाह करके भी ना तो सुरेंद्र से मुलाकात ही कर पाती है और ना ही फोन पे बातचीत कर पाती है। इधर महावीर भी अपनी पत्नी की करतूतों से इस प्रकार से खफा हो चुका था कि उसके बाद से जब भी घर पे पहुंचता है, हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और आखिरकार एक दिन ज्योति भी इस पिटाई से और अपने पति से काफ़ी तंग आ जाती है।
दरअसल ज्योति को जब एक दिन मौका मिलता है, मौका निकाल करके सुरेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम कोई रास्ता निकालो। सुरेंद्र ज्योति को समझाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक करवा सकता हूँ। लेकिन ज्योति सुरेंद्र से कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, बल्कि उसे छुटकारा चाहिए। दरअसल ज्योति जो अपने ही पति को मारने की बात सुरेंद्र से कहती है। हालांकि ज्योति जब अपने ही पति को मारने के लिए कहती है, सुरेंद्र इसके लिए तैयार नहीं होता है। कहता है कि अगर हमने इस तरह से कोई भी कदम उठाया, हम पकड़े जाएंगे और हमें जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। दरअसल मेरे पास एक बहुत बेहतर प्लान है। ज्योति जब अपने पूरे प्लान के बारे में सुरेंद्र से बताती है, आखिरकार सुरेंद्र भी ज्योति का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल महावीर का एक रिश्तेदार जो एक हत्या के आरोप में ग्वालियर के जेल में बंद था। ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे पति को लेकर मेरे उस रिश्तेदार से मिलने के लिए ग्वालियर के उस जेल में जाओ, और जब तुम उधर से रिटर्न होना, मौका देखकर मेरे पति की हत्या कर देना। ज्योति जब अपना पूरा प्लान बता देती है, उसके बाद से सुरेंद्र तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ज्योति सुरेंद्र से कहती है कि अपने प्लान को अंजाम कब देना है, तारीख मैं तय करूंगी। उसके बाद से ज्योति भी अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। दरअसल महावीर जब एक दिन अपने घर पे पहुंचता है, उस दिन ज्योति जो काफ़ी सज संवर करके बैठी हुई थी। महावीर जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, ज्योति सबसे पहले अपने पति के लिए चाय बनाकर लाती है और अपने पति को चाय देते हुए मुस्कुरा करके कहती है कि दरअसल मैं आज बगल के गुप्ता आंटी के साथ एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक बता रहा था कि तुम पति और पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े तकरार होता है। मैं जब उससे सवाल की कि इसका उपाय क्या है, इस पर ज्योति ने जवाब दिया कि तुम अपने पति का बेहतर तरीके से देख रेख करो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। देखना जब कुछ महीने का समय गुजरेगा, हम सब कुछ भूल जाएंगे और फिर पहले के जैसे रहने लगेंगे। ज्योति का बदला हुआ रूप जब महावीर देखता है, थोड़ी सी मुस्कुरा देता है और उसके बातों पे यकीन कर लेता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, ज्योति को जब पूरा यकीन हो जाता है कि महावीर अब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है, 3 सितंबर 2024 की सुबह सुबह सुरेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अपने प्लान को आज ही अंजाम देना है। तुम मेरे घर पे आ जाओ और मेरे पति को जेल में मिलने के लिए उसे ग्वालियर शहर लेकर के जाओ। सुरेंद्र भी ज्योति की बात मान लेता है और 3 सितंबर 2024 को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास महावीर के घर पे पहुंच जाता है और महावीर से कहता है कि दरअसल मैं अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए ग्वालियर के उस जेल में जा रहा हूं। अगर तुम भी चलना चाहते हो तो अपनी बाइक निकालो और फिर दोनों हम साथ चलते हैं। रिश्तेदार से मिलने के लिए जब कहता है, महावीर भी उसकी बात मान लेता है, अपनी बाइक निकालता है और अपनी ही बाइक पे सुरेंद्र को बिठाकर ग्वालियर के लिए निकल जाता है। लेकिन ग्वालियर के जब उस जेल में पहुंचते हैं, तब तक कैदियों से मिलने का समय खत्म हो जाता है। उसके बाद से महावीर और सुरेंद्र ग्वालियर शहर के ही एक रेलवे स्टेशन पे पूरी रात गुजारते हैं। सुबह जब हो जाती है, सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले दोनों जेल में जाते हैं और अपने रिश्तेदार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद दोपहर के वक्त जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले एक होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। दरअसल उस खाना का पैसा खुद सुरेंद्र देता है। लेकिन जब खाना खा लेते हैं, उसके बाद से सुरेंद्र महावीर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों तुम्हारे घर पे ररुआ चलते हैं। तुम भी अपने माता पिता से मुलाकात कर लेना और मैं भी बुआ और फूफा से मुलाकात कर लूँगा। उसके बाद से तुम अपने घर चले जाना और मैं अपने घर चला जाऊँगा। रास्ते के लिए मैं कुछ गांजा भी खरीद लेता हूँ, मौका देखकर रास्ते में गांजा भी पी लेंगे। सुरेंद्र जब गांजा का नाम लेता है, महावीर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से सुरेंद्र ग्वालियर शहर की एक दुकान से कुछ गांजा खरीद लेता है। उसके बाद से बाइक पे दोनों ररुआ के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन ररुआ पहुंचने से पहले ही दोनों जब भोगीपुरा गांव को पार करते हैं, दोनों को एक मठ दिखाई देता है। दरअसल वहाँ पे काफ़ी सुनसान जगह था। सुरेंद्र महावीर से कहता है कि यहीं पे बैठकर हम पहले गांजा पी लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे घर पे चलते हैं। दरअसल उसी मठ पर बैठ करके दोनों गांजा पीने लगते हैं। लेकिन दोनों बैठ करके जब गांजा पीना शुरू करते हैं, ज्योति को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और ज्योति को लेकर जैसे ही दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, सुरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि बगल से एक ईंट उठाता है और उसी ईंट से महावीर के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से महावीर का सर फट ही नहीं जाता है, बल्कि उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। महावीर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सुरेंद्र उसकी डेड बॉडी को वहाँ से घसीट करके बगल के कुएं के पास जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसी कुएं में डाल देता है। उसके बाद से उसका मोबाइल लेने के बाद स्विच ऑफ कर लेता है और उसकी बाइक को बगल के एक नहर के किनारे फेंक देता है और सबसे पहले ज्योति के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है
काम हो चुका है। इधर ज्योति को जब मालूम चलता है कि उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, इस प्रकार से खुश होती है कि खुशी के मारे सुरेंद्र से कहती है कि वहाँ से तुम अपने घर मत जाओ, बल्कि मेरे पास आ जाओ। उसके बाद से सुरेंद्र अपने घर जाने के बजाय ज्योति के पास चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि सुरेंद्र ज्योति के घर पे पहुंच पाता है, ज्योति अपने प्लान के तहत नज़दीकी थाने में जाती है और पुलिस वालों से अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। शाम के वक्त सुरेंद्र जब ज्योति के घर पे पहुंचता है, उसके बाद से ज्योति सुरेंद्र को पूरी रात अपने घर पे ही नहीं रुकती है, बल्कि अपने पति की मौत का जश्न भी मनाती है और पूरी रात सुरेंद्र के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। जब सुबह होती है, ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि तुम अपने घर पे जाओ और परिवार वालों से ये बोल देना कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ रामलला का दर्शन करने के लिए। सुबह जब वहाँ से सुरेंद्र निकलता है, सीधे अपने घर पे जाता है और अपने माता पिता को बताने के बाद वहाँ से अयोध्या के लिए निकल जाता है। वाकई में ज्योति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस ज्योति के तहरीर पर सुरेंद्र को ढूंढने के लिए फिर से अयोध्या शहर में जाती है और आखिरकार अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद 2 दिनों के अंदर ही सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मनीष जैन। मनीष जैन जो चंडीगढ़ शहर के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जो होशियारपुर पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान जो सऊदीया से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं यूनुस अहमद उर्फ मेजर साहब। यूनुस अहमद उर्फ मेजर साहब जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।